कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना। और संघ का जो मंत्रिमंडल होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो ये किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 53 में दे रखा है। ठीक है ना, अनुच्छेद 53 में। तो हाँ, हम ये कह रहे थे जो 545 ये सीटें हैं, इसका 15%, इसका कितना? 15%, इसका कुल सीटों का जो 15% निकाला जाएगा वही कहाँ बैठते हैं? कार्यपालिका में। और इन्हीं को क्या बनाया जाता है? मंत्री। इन्हीं को क्या बनाया जाता है? और कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री। यही बनते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री। तो कुल लोकसभा सीटों का 15% क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। और इन्हें क्या कहते हैं? कार्यपालिका। इन्हें क्या कहते हैं? कार्यपालिका। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है? हाँ, यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है ना। क्या दे रखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, हाँ, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है ना। चलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखते हैं भाई। निर्वाचन मंडल में क्या है? पहले क्या बन गया? राष्ट्रपति आ गया भारत का। दूसरा क्या हो गया? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यहाँ पे निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है ना। तो इसमें जो है कुछ उस निर्वाचन मंडल में क्या होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे। एक मिनट, हम आपको कुछ ऐसे बता रहे हैं। ठीक है ना। इस फिगर से समझो। देखो भाई, ये मान लो आपका क्या है? लोकसभा है, यानी सदन है, संसद है। ये कौन है? ये संसद है। और ये क्या है? राज्य का विधानमंडल है। ठीक है ना। राज्य का क्या है? विधानमंडल। ठीक है ना। राज्य का विधानमंडल है। इसमें भी दो चीजें होंगी। एक तो होगा लोकसभा और एक क्या होगा? राज्यसभा। एक क्या होगा? राज्यसभा। आई बात समझ में? यहाँ भी क्या होगा? दो चीजें होंगी। राज्य के विधानमंडल में दो बातें होंगी कि नहीं होंगी? कौन कौन सी? एक होगा विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है ना। एक होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। ठीक है ना। एक क्या होगा? विधान परिषद। ठीक है ना। अब इनमें से कौन कौन से सदस्य क्या करेंगे? निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। ठीक है ना। देखिए कहा गया है कि लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, जो लोग जीत कर आए हैं। ठीक है ना। लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होंगे? इसमें भाग लेंगे। ठीक है ना। दूसरा कौन से लोग देखें? विधानसभा। विधानसभा के सदस्य भी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेंगे। ठीक है ना भाई। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे? कोई बताएगा क्यों नहीं लेंगे? गुड भाई। देखो विधान परिषद क्या है कि भारत में कुल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। और जबकि विधानसभा समस्त राज्यों में है। ठीक है ना। समस्त राज्यों में 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 70वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 70वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन। ठीक है ना। संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत दिल्ली व पुडुचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी की विधानसभा अब ये बातें आपकी नोट्स में नहीं दी होंगी ना। ये बातें आपकी नोट्स में नहीं होंगी। तो यही बातें आपको लिखना है। ठीक है ना। चाहे नोट्स में लिखो चाहे अलग से कॉपी में लिखना है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, राज्यसभा के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हर राज्य का जो भी विधानसभा होगा उसका भी निर्वाचित सदस्य क्या होगा? इसमें शामिल होगा, जो जीते हुए सदस्य हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली और पुडुचेरी की भी जो विधानसभा है इनको भी क्या कर दिया गया? इसमें शामिल कर लिया गया है। तो दिल्ली की भी जो विधानसभा है उसके लोग भी सदस्य में क्या करते हैं? वोट देते हैं।
साथ ही साथ और कहाँ के सदस्य वोट देते हैं? पांडिचेरी विधानसभा के देते हैं। अभी हाल ही में 2019 में एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, 2019 में एक और संविधान संशोधन हुआ। जब क्या किया गया है 2019 में, अक्टूबर 2019 में, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में क्या बनाया गया है? विधानसभा बनाया गया है, लेकिन लद्दाख में नहीं बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को 2019 के तहत भी शामिल किया गया है कि यहाँ के लोग भी क्या करेंगे, अब राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकेंगे। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, इसमें विधानसभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी शामिल हुई है, दिल्ली और पुडुचेरी की तो 1970 से शामिल हो रही है। भारत के 28 राज्य भी शामिल हुए हैं इसमें, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के भी सदस्य क्या हुए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। आई बात समझ में? और सब जगह के क्या लिखना है? निर्वाचित कर देना है। सभी के सदस्य क्या हो जाएंगे? निर्वाचित। हाँ बेटा, हाँ। नहीं नहीं, वहाँ विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। विधान परिषद जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखो, ये है बिहार में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, और क्या सदस्य हैं? विधान परिषद। तो नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, तथा ये भी क्या है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ और कौन नहीं शामिल होगा, जरा बताओ मैं? मनोनीत। लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है ना, लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है ना, ये लोग भी शामिल इसमें नहीं होंगे। समझे ना? ये लोग भी शामिल इसमें नहीं होंगे। तो आई बात समझ में, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं शुरुआत उनका बताऊंगी आपको। बार बार ये परेशान कर दिया हमको। उनका सपोर्ट मिला, हमको मिला, है ना। देखो भाई, ठीक से समझो। अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है ना बेटा। इसमें निर्वाचन मंडल दे रखा है। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये बात कही गई है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली के व पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, तथा 2019 के संशोधन 370 हटने के बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के भी सदस्य इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल होंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन नहीं शामिल होगा? तो समस्त विधान परिषद, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनका कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा? मनोनीत सदस्य इसमें भी शामिल नहीं होंगे। जितने भी, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर विधानसभा में हो, कहीं के भी मनोनीत सदस्य हैं वो भी शामिल इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे समझेंगे जब इसका निर्वाचन पद्धति समझेंगे तो वहाँ पे इसका होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आगे। अगला है अनुच्छेद 55। कितना भाई? अनुच्छेद 55। अच्छा, 55 से पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा भारत का, है ना भाई, ये क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या होता है? ये कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये भी कहा गया है कि औपचारिक रूप से होगा। कैसा होगा? औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से होने के साथ साथ में इसको क्या करता है? इसको भारत का मंत्रिमंडल जो होगा, मतलब जो संसद का मंत्रिमंडल होगा, ठीक है ना, मंत्रिमंडल इसकी सलाह के लिए होगा। किसके लिए होगा? सलाह के लिए होगा। मतलब ये है अनुच्छेद 74(1) में दिया गया है, अनुच्छेद 74(1) में दिया गया है कि भारत में एक मंत्रिमंडल होगा, या जो राष्ट्रपति होगा उसकी सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिमंडल होगा। और उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो उससे पहले किससे पूछ के करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पे। पूछ के नहीं मतलब उसकी सलाह पे काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक विवाद भी हुआ, ठीक है ना। इस पे एक विवाद हुआ जब भारत के राष्ट्रपति थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विवाद ये होगा कि इनसे पूछा गया कि भैया अगर राष्ट्रपति कहा गया है ना कि 74 में जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पे कौन राष्ट्रपति उस पर फैसला लेगा, उसकी सलाह पे लेगा, तो क्या जो सलाह मंत्रिमंडल देगी, जो सलाह मंत्रिमंडल देगी, क्या वो सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगी? ठीक है ना, क्या उससे बाध्यकारी होगी या विवेकाधीन होगी? बाध्यकारी का मतलब होगा भैया कि उसे मानना ही पड़ेगा, या विवेकाधीन पे मतलब वो माने या ना माने उसकी मर्जी, है ना, तो ये होगा। तो राष्ट्रपति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा भाई देखो मैं राष्ट्रपति हूँ, भारत का सर्वोच्च हूँ, मैं किसी की बात मानूं या ना मानूं वो मेरे विवेक पे डिपेंड करता है, बाध्यकारी मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन जब यही बात जवाहरलाल नेहरू से पूछी गई, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू से पूछी गई कि पंडित जी ये बताइए कि जो आपकी मंत्रिमंडल, आप मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं, आप जो सलाह यानी आपका मंत्रिमंडल या आप जो सलाह राष्ट्रपति को देंगे, क्या राष्ट्रपति पे वो सलाह बाध्यकारी होगी या विवेकाधीन होगी? मतलब राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? तो पंडित जवाहरलाल ने कहा क्यों नहीं माननी पड़ेगी भाई, जो हम सलाह दे रहे हैं अनुच्छेद 74 कह रहा है कि सलाह लेनी पड़ेगी, तो हमारी सलाह पे तो काम करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हमारी सलाह पे ही काम करना पड़ेगा। तो भाई ये बात विवाद में उठ गई, क्योंकि राष्ट्रपति ने कुछ और कहा और प्रधानमंत्री ने कुछ और कहा, ये बात विवादों में आ गई। किसमें आ गई? विवादों में आ गई। अब ये विवाद बढ़ता बढ़ता इंदिरा गांधी के समय तक पहुंच गया, भारत की बेटी तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? भारत की बेटी, इनको क्या कहा था? भारत की बेटी, है ना। इन्होंने कहा ऐसा है भाई, ये विवाद यहीं से खत्म करते हैं। नहीं हम, और इनसे भी प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा बिल्कुल बाध्यकारी है। कहीं नहीं, वहां पे तो दिया था ऐसा है, कुछ बाध्यकारी ऐसे कुछ दिया ही नहीं गया है। इन्होंने कहा ऐसा है, जब सब कुछ संविधान से पढ़ के ही होता है, ऐसा करो संविधान लाओ, हम बताते हैं। इन्होंने संविधान मंगाया और जहां पे अनुच्छेद 74(1) में लिखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे कार्य करेगा, उसके आगे एक कॉमा लगाया और जोड़ दिया कि यह सलाह बाध्यकारी होगी। कॉमा लगा के आगे क्या जोड़ दिया? कि यह सलाह बाध्यकारी होगी। बात खत्म, दैट्स ऑल। अब जाओ घूमो लेके, अब करो विवाद। हाँ अब होगा, अब तो भाई सीधी बात होगी कि ये बाध्यकारी होगी, जो सलाह देगा और राष्ट्रपति भी क्या होगी? बाध्यकारी होगी। अब यहाँ से भाई फिर आगे विवाद बढ़ा कि मतलब राष्ट्रपति में शून्य हो गया। भाई जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति अंगा हो गया अब यहाँ से, जब सारी सलाह किसको देना है? मंत्री को ही देना है। तो और उसे क्या हो गया? बाध्यकारी। अब चाहे वो सही सलाह दे चाहे वो गलत सलाह दे, उसे क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अंगा हो गया। तो ये फिर विवाद आगे बना। इस विवाद का निपटारा 44वें संविधान संशोधन से किया। किन्होंने किया? तो आपको पता होगा, जितने पाप इंदिरा गांधी ने किया उनको धोया किसने? मोरारजी देसाई ने। किसने किया? मोरारजी देसाई ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन के तहत एक और कामा लगा दिया आगे। इन्होंने एक कामा लगाया, इन्होंने दूसरा कामा और जोड़ दिया। और इन्होंने कामा जोड़ने के बाद कहा कि भैया ऐसा है, बाध्यकारी तो है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसे पुनर्विचार के लिए पुनः किसे भेज सकता है? मंत्रिमंडल में भेज सकता है। ये एक शक्ति दे दी। अब वो यहाँ से इसको हटा तो सकते नहीं थे और ना इसे कुछ और कर सकते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा शक्ति बनाने के लिए, इनको ही पता था कि अगर हमने ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति को दे दी तो हमारे मूल अधिकारों से, जो मूल संविधान है उसमें उल्लंघन हो जाएगा, तो हम बड़ी शक्ति नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन्होंने इतना दे दिया कि भैया ऐसा है कि अगर जो भी बिल आएगा या जो भी मतलब केस आएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनः विचार के लिए किसे भेज देगा? वापस भेज देगा। भैया जाओ, इसे राज्यसभा लोकसभा जहां से भी आया है उसे वापस भेज देगा कि जाओ भैया इसे पुनः विचार करके भेजो या संशोधन करके भेजो। अब लेकिन एक बात और यहाँ पे खट गई कि भैया अगर पुनः विचार के लिए भेजा गया, ठीक है ना, और मंत्रिमंडल या जो भी लोकसभा या राज्यसभा में जहां से वो आया था उसने संशोधन किया या नहीं किया, तब क्या होगा आगे? तो उसके आगे भी जोड़ा भैया तब क्या होगा? राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तब उसे वो बिल या जो भी केस होगा उसे क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए भारत में राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक रूप से, समझ रहे हो? जो काम होता है वो सारे कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये लिए प्रधानमंत्री जहाँ डको उठाए बुक तो बुक लेकर चल दें, यहाँ चले कि उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं। और राष्ट्रपति को देखते हो बेचारा, वो आता है हमारे देश में तो हर जगह यही कहता फिरता है भैया हमारी 5 लाख रुपए सैलरी है और वो आधा जो है कर में चली जाती है।
आधा टैक्स में चली जाती, बचते हैं 2.5 लाख रुपए, उसमें फिर हम खर्चा चलाते दुनिया भर का। हद है परमात्मा। और यार टैक्स फ्री है आपकी 5 लाख सैलरी, पता नहीं। आगे समझो, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? अच्छा 75 से पहले आप लोग वापस आ जाओ, नहीं ये कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी ना। पहले राष्ट्रपति वाला पढ़ लो आप। ये तो एक आपका थोड़ा सा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, इसको मैंने आप यहाँ पे कवर कर दिया। अगला है अनुच्छेद 55। ए बेटा आवाज नहीं, अनुच्छेद 55 कहा गया ना। अनुच्छेद 55 में क्या दे रखा है? हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या दे रखा है? प्रणाली, पद्धति, है ना। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन की पद्धति। पहली बात यही समझो इस पद्धति में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? वही लाइट ऑन करो, दिखने का क्या दिख रहा है? तो जलाए रहो, कहाँ अंधेरे में? नीक लागत का अंधेरे में बैठे हम। हाँ चमके लगा। सुनो भाई, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? बंद कर दो भैया, मंच अंधेरे में रहो। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पे आम नागरिक शामिल ना हो, ऐसा चुनाव जहां पे आम नागरिक शामिल ना हो, आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे जाके किसी को चुने, उसे ही क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है ना। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा आप लोग बताओ, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है क्या अप्रत्यक्ष होता है? अच्छा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता है ये बताओ। अच्छा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता है? राज्यपाल का चुनाव होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं होता है। ठीक है ना। भारत में ना ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और ना ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है ना। और ना ही राज्यपाल का चुनाव होता है। तो जी चुनाव नहीं होता, तो बनते कहाँ से हैं? हाँ इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है ना। इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। भारत का जो भी प्रधानमंत्री है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, तो वो पहले क्या होगा? मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी राज्य, ये किसी संसदीय क्षेत्र का क्या होंगे? सांसद होंगे। ठीक है ना। अब ये चाहे राज्यसभा के सदस्य हो और चाहे लोकसभा के सदस्य हो, किसी ना किसी के सदस्य होने चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए ये विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे? सदस्य बनेंगे। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री से पहले वो क्या होते हैं? एक सदस्य होते हैं। समझे ना भाई। उससे पहले क्या होते हैं? ये वाला तरीका देखो ना यहाँ पे, ये समझ में आया भाई? ये क्या है? ये क्या है? विधायिका। और ये क्या है? कार्यपालिका। ये क्या है? कार्यपालिका। तो और ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? संसद। ये पूरा क्या है? संसद। और इसमें कौन रहेंगे? इसमें वही जो संसद के सदस्य होंगे। और संसद में आता कौन कौन है दोस्त? संसद में कौन कौन आता है? हाँ संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा इसके सदस्य होंगे संसद में। ठीक है ना। अब लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य होगा, ठीक है ना, उसी को क्या किया जाएगा? पहली बात, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का ही 15% निकाला जाएगा और 15% कहाँ बैठ जाएंगे? कार्यपालिका में। ये क्या बन जाते हैं? मंत्री। और इन्हीं में जो भी पार्टी ने सर्वाधिक वोटें प्राप्त की हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त किया है, सर्वाधिक सीटें प्राप्त की हैं, उसी का जो लीडर होगा उसी को क्या बना दिया जाएगा? प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाएगा और उसी की नियुक्ति करेगा। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 75(1) के तहत। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले तो किसकी नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति सबसे पहले किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की करेगा कि भैया पहले अध्यक्ष को बना ले। फिर अध्यक्ष की सलाह पे किसका नियुक्ति की जाएगी? मंत्रिमंडल की नियुक्ति, यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। अभी आगे और पढ़ोगे इसको विस्तार से। ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। दूसरा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन अधिनियम 1952, ठीक है ना, एक संसद ने नियम बनाया 1952 में, ठीक है ना, किसके लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाया, ठीक है ना, इसके लिए नियम बनाया और कहा कि इसमें भैया चुनाव कैसे कैसे होगा और क्या 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 होगा, ठीक है ना, ये सारा उसने क्या पद्धति बनाई। इसमें क्या किया, समानुपातिक, है ना, समानुपातिक ठीक है ना, समानुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, ये नियम बनाया गया। आप जरा समझ लो कि समानुपातिक पद्धति होती क्या है, किस हिसाब से चुनाव होता है, ठीक है ना, इस संक्रमण, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि 3-4 सदस्य खड़े हुए चुनाव में, ठीक है ना, 3-4 सदस्य। अभी योग्यता के बारे में आगे पढ़ लेंगे क्योंकि योग्यता में भी आगे कुछ टकराव है, ठीक है ना, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ समानुपातिक का मतलब समझो, जो भी चुनाव हुआ राष्ट्रपति का कैसे हुआ। अभी तो 2 ही सदस्य आपको समझ में आए, एक द्रौपदी मुर्मू और इनके एक विपक्ष में थी, यही 2 थे। लेकिन हम मान लेते हैं कि 2-3 लोक सदस्य हैं, ठीक है ना, एक है कल्लू प्रसाद, एक है घुरई दास, एक है राम खिलावन। ये 3 सदस्य हैं, ठीक है ना भाई, ये 3 सदस्य हैं, कल्लू प्रसाद, घुरई दास और राम खिलावन। ये 3 लोग राष्ट्रपति का क्या है, पद के दावेदार हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। अब यहीं पे दावेदारी पढ़ोगे तो आगे देखो 52 जैसे कल्लू प्रसाद है, ठीक है ना। यहाँ पे और कौन कौन करेगा ये तो आपको पता हो गया पीछे क्लास में। और कौन कौन करेगा, 53 के तहत आपने 54 के तहत आपने पढ़ लिया ना, कौन कौन करेगा, लोकसभा का सदस्य, और कौन करेगा, राज्यसभा का और विधानसभा का। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लखनऊ, दिल्ली और पुडुचेरी, 2019 संविधान संशोधन के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, वोट करेंगे इसमें, ठीक है ना, मतलब इसमें मत देंगे अपना। अब देखो, जैसे मान लो किसी ने वोट किया तो यहाँ पे जो समानुपातिक पद्धति है इसके आधार पे ये किया जाएगा कि भाई आपने इन तीनों में से किसको पहले स्थान पे रखते हो, किसको दूसरे स्थान पे रखते हो, किसे तीसरे स्थान पे रखते हो, समझे। मान लीजिए पहला व्यक्ति आया कोई वोट करने के लिए, उसने पहले स्थान पे किसको रखा, उसने दिमाग सभी यही लगा सर कल्लू को रखेगा पहले पे, लेकिन उसकी पहली चॉइस किसकी है, घुरई प्रसाद की। दूसरी चॉइस किसकी है, तीसरी चॉइस किसकी बचेगी, राम खिलावन की बचेगी। एक और व्यक्ति आया, दूसरा आया सांसद, इसने वोट किया, इसने पहले स्थान पे किसको रख दिया, कहा नहीं भाई हम कल्लू को पहले प्रायोरिटी देंगे। दूसरे स्थान पे किसको रखा, घुरई प्रसाद को। तीसरे पे किसको रखा, राम खिलावन को, ठीक है ना। एक तीसरा व्यक्ति आया जिसने क्या किया, इसने भी कल्लू को पहले स्थान पे रखा, घुरई को तीसरे स्थान पे रखा और राम खिलावन को क्या कर दिया, सॉरी दूसरे स्थान, पहले नहीं दूसरे स्थान पे कर दिया, इसने राम खिलावन को दूसरे स्थान पे कर दिया। एक और कोई बंदा आया, ठीक है ना, इससे भी पूछा गया भैया किसको प्रायोरिटी दोगे, इसने कहा कि भैया हम कल्लू प्रसाद को किस पे रखेंगे, पहले पे किसको रखेंगे, तीसरे पे किसको रखेंगे, राम खिलावन को रखेंगे, ठीक है ना, तीसरे पे नाम। एक और बंदा आया वोट करने के लिए, इसने क्या किया, इसने तीसरे स्थान पे किसको रख दिया, इसने तीसरे पे कल्लू को रख दिया और दूसरे पे किसको रख दिया, घुरई को, और पहले पे किसको रख दिया, मतलब इसने पूरा खेला ही उल्टा कर दिया। अभी यहाँ अभी कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि क्या हो, गुप्त मत हो रहा है ना, तो अपना अपना पर्ची डाल के चले जा रहे हैं, पर्ची डाल यहाँ पे ये मत समझो, ये तो केवल वोट पड़ रही है। अब इसके बाद गिनती करोगे ना, अभी तो भाई जिसको यहाँ पे क्या किया, मतलब उनको 3 पर्चे दिए जाएंगे, 3 नाम है, 3 पर्चे दिए गए। अब आप किसको किस स्थान पे रखना चाहते हो अपने हिसाब से भरो और जाके डिब्बे में डाल दो, ये आपका हो गया मत, गुप्त मत हो गया, ठीक है। एक और बंदा आया, 5 हो गए, एक और ले लो, 6-7 ले लो, पूरे तो करने नहीं अपने को, ठीक है ना, 5-6 ले लो, एक और कोई ले लो, चलो भाई अगले आ गए। यहाँ पे एक और बंदा आया
जिसने किसको, कल्लू को दूसरे स्थान पे रखा, गुरई प्रसाद को पहले स्थान पे रखा, ठीक है ना, और राम खिलावन को किस पे रखा, हाँ तीसरे स्थान पे रखा। इतने में समझ लो यार, बहुत नहीं पर लंबा चला जाएगा। मान लो सारा चुनाव हो गया, वोट पड़ गई, अब आया गिनती का नंबर। किसका नंबर आया, गिनती का नंबर आया। किसका नंबर आया, गिनती का नंबर आया। तो अब यहाँ पे जब गिनती शुरू होगी तो ये चरणों में शुरू होती है गिनती। किसमें होती है, चरण में, ठीक है ना, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, और जब तक नहीं खत्म होगा चरण तीसरा भी चला जाएगा, ठीक है ना, चरण तीसरा, तीसरे में मतभेद हो गया तो चौथा भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर पहले ही चरण में जिसकी जीत घोषित हो गई वही क्या होगा, मतलब पहले ही चरण में जिसकी प्राथमिकता मिल गई, प्राथमिकता जिसकी मिल जाएगी वही क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। जिसकी प्राथमिकता मिल गई वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। प्राथमिकता जिसकी मिलेगी, वोट ज्यादा मिलेंगी कैसे, तीन एक यहाँ भी एक वोट तो बराबर पड़ रही ना, वोट तो बराबर पड़ रही ना भाई, ये होता समानुपात। लेकिन प्राथमिकता किसको पहले दी गई, प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना बंदा। तो देखो भाई, चलिए पहले चरण की गिनती करते हैं हम लोग। पहले चरण में गिनती देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कल्लू प्रसाद को किस स्थान पर सबसे पहले रखा गया, पहले स्थान पे सर्वाधिक रखा गया। पहले स्थान पे दो लोगों ने रखा, यहाँ पे पहले स्थान पे कितने लोगों ने रखा है, कितने लोगों ने रखा है, तीन रखा है। कितने लोगों ने रखा है, तो भैया यही बन गया राष्ट्रपति। इधर भी देख लो जरा, इनको सर्वाधिक किस स्थान पे रखा गया है, तीसरे स्थान पे। सर्वाधिक किस स्थान पे रखा गया, तो राम खिलावन का खेला समाप्त, ठीक है ना। मुरारी दास क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और ये किस स्थान पे आ गए, दूसरे का। भाई इनको क्यों आए पहले, ये क्यों जीत गए, वोट नहीं गिनना है, प्राथमिकता कितने। यहाँ पे पहली प्राथमिकता मुरारी दास को कितने लोगों ने पहली प्राथमिकता दी है, तीन लोगों ने दे दी, और यहाँ पे दो ही लोगों ने दी इनको। तो इसके स्थान पे कौन जीता, सपोज करो अगर विवाद होता तो फिर किसके स्थान किसको लाया जाता, तो भैया देखा दूसरे स्थान पे किसको रखा गया है, दूसरे स्थान पे किसको रखा गया, कल्लू को देखा गया। इनको एक लोगों ने दिया, दो लोगों ने दिया, तीन लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों ने वोट दिया, तीन। एक दो तीन लोगों ने किस स्थान पे रखा है, दूसरे मतलब दूसरी प्राथमिकता दी है। इनको दूसरी प्राथमिकता कितने लोगों ने दी है, एक दो, कितने लोगों ने दी है। और यहाँ पे कितनी दी है, यहाँ पे तीन है ना, सॉरी तीन है यहाँ पे। तो दूसरे ये हो जाती है दूसरे चरण की गणना। किसकी होती, दूसरे चरण की गणना। अब दूसरे चरण की अगर गणना होती तो इसके आधार पे कौन जीतता, तो फिर कल्लू प्रसाद जीत जाते हैं। अगर यहाँ पे विवाद हो जाता, सपोज करो, अच्छा मान लेते हैं, रुको तुमको समझा रहे हैं। अब बताओ भाई, ठीक है ना, अब बताओ, अब बताओ भाई, देखो भाई सुनो मेरी बात। पहले स्थान पे इनको रखा गया, पहले स्थान पे इनको कितने लोगों ने वोट किया है, दो लोगों ने। इनको पहले स्थान पे कितने लोगों ने वोट किया है, दो लोगों ने। इनको पहले स्थान पे कितने लोगों ने वोट किया है, तो भैया जो पहले तरह की गणना उसमें क्या हो गया, सारे बराबर आ गए भाई। इनको भी पहले स्थान पे प्राथमिकता मिली उतनी ही, इनको भी पहले स्थान पे उतनी प्राथमिकता मिली है, इनको भी पहले स्थान पे उतनी प्राथमिकता मिली। तो कहां से फाइनल रिजल्ट आ गया, अभी नहीं आया। आगे दूसरे चरण की गणना करते हैं। अब दूसरे चरण की गणना में आपको यह ध्यान देना कि दूसरे स्थान पे कितने लोगों ने रखा है इन्हें। तो भाई इन पे कितने लोगों ने रखा है, एक दो तीन लोगों ने, ठीक है ना। इनको कितने लोगों ने माना दूसरे स्थान पे, इसमें देख लो एक दो, इसमें कितने लोगों ने रखा, दो। इस पे देख लो जरा, एक ही स्थान पे, इस पे कितने लोगों ने रखा, तो इसमें पहले स्थान पे कौन आ गया, कल्लू आ गए। तो भाई साहब कल्लू राष्ट्रपति बन गए। अब तीसरे चौथे की गणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, दूसरे पे क्या कौन जीत गया। तो दूसरे चरण की गणना में राष्ट्रपति कौन बन रहा है, कल्लू भाई साहब बन रहे हैं, ठीक है। चुनाव कैसे फिर से होगा, ये चरण चुनाव हो चुका है, चुनाव हाँ नहीं होगा चुनाव। अरे यहीं में निकल आएगा रिजल्ट, काहे परेशान हो, रिजल्ट इसी में निकलेगा। आगे एकल मत पद्धति लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, एकल मत पद्धति भी लगाई जाएगी, उसके तहत तो जीत हो जाएगी, समझे ना, जीत मिले। तुमको एक तरीके से और बताते हैं, जैसे मान लो कि क्या पूछ रहे थे, हाँ एक मिनट शांत रहो, क्या बेटा मुझे
सर जब पहले चरण में समान रहेगा तभी दूसरे चरण में, जब पहले में समान रहेगा दूसरे में ही गिनती होगी, है ना, ये पूछा। हाँ भाई, जब पहले में समान हो गया, अब पहले में तो सब में समान आ गया तो कहाँ जीत घोषित की गई भाई? दो लोगों ने, इनको भी क्या माना है कि पहले स्थान पे रहो, दो लोगों ने कहा नहीं भाई तुम भी इसमें पहले स्थान पे रहो, इसमें भी दो लोगों ने कहा नहीं, मतलब 6 लोगों ने कुल वोट किया, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने वोट किया। इन 6 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब क्या मान रहे हैं, पहले स्थान पे ये, पहले स्थान पे ये, पहले स्थान पे ये, ठीक है ना। तो अब भाई जब सब लोग 2 को मान रहे हैं तो 2 3 6 हो गए, तो कहाँ से इनका मतलब किसी को जीत मिली? तो दूसरे चरण की गणना की जाएगी। अब दूसरे चरण की गणना में ये होगा कि पहली वाली वोटों का काम खत्म, अब देखा जाएगा दूसरे स्थान पे किसने रखा है, इन तीनों को दूसरे स्थान पे कितने लोगों ने रखा है। तो इसके आधार पे देखा गया तो कल्लू को 3 लोगों ने दूसरे स्थान पे प्राथमिकता दी है कि अगर पहले स्थान पे कल्लू नहीं बने तो गुरईदास बन गए, गुरईदास नहीं बने तो रामखिलावन बन गए, लेकिन पहले में तीनों समान आ गए। तो दूसरी चॉइस किसकी थी? कल्लू की। और इसको ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई अगर ये नहीं बने तो पहले स्थान पे कौन आ जाएंगे? कल्लू आ जाएंगे। तो इसके आधार पे कल्लू जीत गए, इनमें 2 आया, इनमें 1 ही लोगों ने इनको चॉइस किया, इस तरह से जीत गए। आई बात समझ में? ठीक है ना। अगर इसमें भी हो जाता कि इसमें भी 2 आ जाते तो तीसरे मत की गणना की जाती, ठीक है ना, तीसरे मत की गणना की जाती। लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं है, यहाँ पे और संक्रमण इसके बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। आगे की फिर यहीं से ब्रेक करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है ना, क्योंकि ये इस टॉपिक को अगर आप खींचेंगे बहुत लंबा चला जाएगा। वो आपके पेपर में भी पूछा नहीं जाना है, क्या मतलब, वो केवल राष्ट्रपति के लिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह तो जानकारी के लिए रहना चाहिए, फिर वो हम किसी दिन और जानकारी दे देंगे उसकी। अभी पेपर की दृष्टि से आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है ना। तो चलो भाई, अभी तक हम लोगों ने कितने अनुच्छेद पढ़े, जरा एक बार बताओ फिर से। आज हम लोगों ने पढ़े 52, 53, 54 और 55, ये 5 पढ़े। 52 में क्या दे रखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा? और 53 में क्या दे रखा है? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। 54 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रणाली, मंडल, ठीक है ना, यहाँ पे मंडल दे रखा है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल दे रखा है, यहाँ पे प्रणाली दे रखा है। 55 में क्या दे रखा है? प्रणाली, मतलब जो निर्वाचन मंडल है वहां पे कौन। अच्छा ये बताओ आप लोग, निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो जब अगर इसके और डीप में पूछे कभी कि भैया ये बताइए कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है इसके सदस्य कब से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे हैं, तो आप बताओगे 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य कब से शामिल होने लगे हैं? तो 2019 से, ठीक है ना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इतनी? आगे बढ़ते हैं। 55, हाँ 2000 अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है? हाँ भाई, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। जिस दिन से वो शपथ लेगा उस दिन से वो 5 वर्ष तक क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति रहेगा। बीच में वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देके भी अपना पद समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और क्या करेगा? अपना पद समाप्त कर सकता है, ठीक, वो अपनी मर्जी से। अपितु उसे पद से कब हटाया जा सकता है? ये दिया है अनुच्छेद 61 में। किसमें दिया है? अनुच्छेद 61 में दिया है कि उसे पद से हटाया भी जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया, मतलब राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत, उसमें महाभियोग प्रक्रिया लगाकर। कौन सी? महाभियोग प्रक्रिया लगाकर। और महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है दोस्त, ये बताओ। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है
राष्ट्रपति को पद से हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि राष्ट्रपति पे क्या लग जाए, संविधान महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया में क्या होगा, कारण क्या दिखाया जाएगा, कारण भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। तो कारण ये दिखाया जाए कि भाई उसने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का क्या किया है, उल्लंघन किया है, इसलिए उसमें महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई। और ये प्रक्रिया किसको दी जाएगी, मतलब सॉरी ये प्रक्रिया उस पर लगाई जाएगी 14 दिन पहले उसे क्या की जाएगी, सूचना भी दी जाएगी, 14 दिन पहले सूचना भी दी जाएगी राष्ट्रपति को, ठीक है ना। और फिर उस पर क्या चलेगी, एक प्रक्रिया चलेगी, मतलब उस पर एक समिति बनाई जाएगी, एक क्या बनाई जाएगी, एक जांच समिति बनाई जाएगी। और उस जांच समिति के बाद अगर ये सिद्ध हुआ कि हाँ राष्ट्रपति ने क्या किया है, इसका उल्लंघन किया है, तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसने इस्तीफा दे दिया तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। सपोज करिए उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो पद कौन संभालेगा, सीजेआई, भारत का सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जो बच्चे नए हैं वो समझो मुख्य न्यायाधीश होता कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, नहीं समझो कि बहुत सारी है, ठीक है ना। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ है, दिल्ली में। इसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा कौन होगा, जो इसका मुख्य न्यायाधीश होगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी, सॉरी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33 प्लस 1 सीजीआई 34 है ना, 34 है, 34 सदस्यों की बेंच है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एक जो 34 में से एक को प्रधान बनाया जाएगा, एक को क्या बनाया जाएगा, प्रधान, और उसी को क्या कहा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। वो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, के वेणुगोपाल, पक्का। तक सुनिए, आज तक में यही माना जाएगा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना है, जब तक ये पद त्यागे नहीं, ठीक है ना, सीधी सी बात। दूसरी बात ये है, तो ठीक है ना, तो भाई राष्ट्रपति को क्या करें, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए एक दिया गया है 56(3), अनुच्छेद 56(3) में कहा गया है कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। त्यागपत्र हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं, त्यागपत्र ये महाभियोग प्रक्रिया के बाद महाभियोग आ गया तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश संभालेगा पद को, ठीक है ना। और फिर 6 महीने के अंदर अंदर में क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर में नए राष्ट्रपति के लिए क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, यदि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे अभी आपने देखा कि रामनाथ कोविंद का पूरा हुआ, माननीय रामनाथ कोविंद का 5 वर्ष पूरा हुआ और चुनाव हुआ, तो चुनाव तक भी वो राष्ट्रपति के पद पे बने थे, राष्ट्रपति के पद पे बने थे। और वो तब तक बने थे जब तक द्रौपदी मुर्मू ने, माननीय द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, जब तक माननीय द्रौपदी मुर्मू ने शपथ नहीं ले लिया तब तक वो क्या थी, राष्ट्रपति के पद पे बने थे, ठीक है ना। और शपथ होने के बाद फिर अपना उनका विदाई समारोह किया गया, किसका, पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का, ठीक है ना। हाँ नहीं, फिर इनको वो दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, जितना होगा उसका आधा इनको पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। और जो सुविधाएं होती है थोड़ा सा कम हो जाती है, जो पहले होती है Z++ वगैरह, सुरक्षा वगैरह होती हैं, आवास वगैरह पहले बड़ा फ्री होता है, बाद में छोटा हो जाता है, ये हो जाता है, सुविधाएं क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, सारी चीजें आधी हो जाएंगी उसके बाद। आई बात समझ में बेटा, बोलो भाई। 56 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का पद दे रखा है, क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का पद दे रखा है। और कितने वर्ष होता है इसका पद, 5 वर्ष। इसे किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, है ना भाई, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, सही है। उसके बाद या तो राष्ट्रपति अपना स्वयं त्याग पत्र दे दे, किसको, उपराष्ट्रपति को, तो भी उसका पद खाली हो सकता है, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति, एक यहां से कथन वाला प्रश्न बन सकता है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को किसके, मतलब उसकी सूचना किसको देता है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा। ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ सुनिए, ऑप्शन है आपके पास
CJI, PM, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। हाँ भाई, किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के। ये भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी गहराई में कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। फिर से समझो, इसी अनुच्छेद से पूरी बात समझो फिर से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का पद कैसे समाप्त होगा? महाभियोग प्रक्रिया से, या फिर उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए तब पद समाप्त हो जाएगा। पहले समाप्त करना है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया लगेगी, या फिर राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र किसको दे दे? राष्ट्रपति को दे दे, सॉरी उपराष्ट्रपति को दे दे, तो उसका त्यागपत्र हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब यही पे एक बात और समझो, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI। ठीक, इधर आते हैं। इधर क्या दे रखा है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। स्पीकर ऑफ, मतलब वो स्पीकर ही कहते हैं उसको, लोकसभा की जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर ही कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? कितने तक हो गया? 56 तक, 52 से 56 तक। तो ये सारी बातें तो आपके नोट्स में लिखी नहीं होंगी, लिखी थी नहीं ना। तो ये कहानी समझ में आई दोस्त? अभी राष्ट्रपति कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना, चलिए।